पीसी पे ना तो मैं भी कर सकता हूँ आराम से। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, एक्चुअली कोई भी एक एरिया है तो उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही हैं वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना? जैसे कि कैसे? अब एक बात बताओ, तुम कुछ सोचो लॉजिकली। मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है, और तीन केस में बता रहा हूँ। तो एक एरिया ऐसा है, दोनों का एरिया का मैग्नीट्यूड तो सेम है तीनों केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। एक एरिया ऐसा है और एक एरिया ऐसा है। किस केस में फ्लक्स सबसे ज्यादा है? मतलब फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्रॉस कर रही है एरिया को? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि फाइव वन विल बी ग्रेटर देन, फिर आगे 5 2 फाइव टू और फाइव थ्री। और इससे मुझे समझ में आया कि भैया एरिया के ओरिएंटेशन से भी फर्क पड़ रहा है कि कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी। ये बात मुझे यहाँ से समझने में आई। तो हमने कहा कि इस चीज को इनकॉर्पोरेट कैसे करें फॉर्मूले में। दैट इज व्हाई व्हाट वी डिड, वी मेड एन एरिया वेक्टर। हमने एक एरिया वेक्टर बना दिया इसका, कि भाई ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर बना लो। जैसे किसका एरिया वेक्टर ऐसा बोला, जो इसके 90 डिग्री पे, और फिर बोला कि एरिया वेक्टर से एंगल ले लो तुम। ठीक है, अब बताओ एरिया वेक्टर से एंगल 0 हो तो अच्छा है या 90 हो तो अच्छा है? एरिया वेक्टर से 0 किसका एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ वही, 0 हो तो अच्छा। एरिया वेक्टर से किसका एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देख सकते हो कि एरिया वेक्टर से इस वाले में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक 90 फील्ड से एंगल 90 है, तो खराब है। तो हम लोग को कहा अच्छा डॉट प्रोडक्ट बनाना सही रहेगा। तो यहाँ और ऐसे भी फाई क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो हमने कहा डॉट प्रोडक्ट बना दो। तो यहाँ से बोल दिया हमने कि ई डॉट ए ले लो, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ई ए कॉस थीटा, किसका? फ्लक्स का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। नहीं। बढ़िया। इसकी यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हो तुम। फ्लक्स की यूनिट आ गई यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, फ्लक्स की एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बस ये भी आ गया थे, यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? तुम भी कुछ बोलने रहे हो। क्या गलती है इसमें? की ना सर, न्यूटन पर कूलम होती है। न्यूटन कूलम ना, हाँ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना, ये होती है। तो डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो। तो ये बात होगी, चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब देखो इस पे एक एग्जांपल को, एनसीईआरटी में काफी बढ़िया अच्छा एग्जांपल है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो ऐसा है, ऐसे ये है। अब हमको बोल दिया कि भैया जो ई है वो अल्फा रूट एक्स है। ठीक है, ई यहाँ पे वेरिएबल दे दिया आपने को, और एक्स का फंक्शन दे दिया ऐसे, और यहाँ पे एक क्यूब है इस तरह से। और क्यूब की साइड कितनी है? ए। क्यूब की एज कितनी है? ए। अब पूछा गया है व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। ठीक है, इसको ट्राई करो, और एक बार थोड़ा हिंट मिले तो एनसीईआरटी खोल लेना, उसमें एग्जांपल में भी है ये। मैं ना बस 5 मिनट दो मुझे, वॉशरूम होके आता हूँ। ठीक है बेटा? ओके। यस यस सर। हाँ।
बताओ बेटा, आया कुछ? हेलो? हाँ मतलब पर सर आपने कोई वैल्यू वैल्यू नहीं दी ना, वैल्यू तो कोई पैटर्न डालनी नहीं, बट लॉजिक समझ में आया क्या? मतलब हाँ लेफ्ट सर। और राइट सरफेसेस से निकलेगा ना दोनों। हम्म, देखते हैं। देखो क्या है एक्चुअली, इसमें एक तो ये आ जाता है कि टोटल फ्लक्स बताओ, फिर ये भी आता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है क्यूब में। और उसके लिए गॉस लॉ लगाना पड़ता है, पर कोई नहीं, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, तब तक समझा मैं बाद में दूंगा। होता क्या है देखो, एक बात बताओ, यहां से ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सही है। अब हमने बोला कि 1 2 3 4 5 9 दे दो, देखिए टॉप पे नाम भी क्या था वैसे देख लो तो, कि जो टॉप वाला एरिया है वो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो 90 डिग्री पे है। ऐसे ही बॉटम वाला जो होगा एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो वो ऐसा है 90 डिग्री पे है। ऐसे ही फ्रंट वाला देखोगे तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो 90 डिग्री पे है। ऐसे ही जो बैक वाला है उसका एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है। तो तुम्हें इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ओनली दो ही केस ऐसे हैं जिसके अंदर फ्लक्स कुछ आने वाला है, बाकी इन चारों केसेस में तो जीरो आने वाला है। हाँ या ना? बताओ बेटा। हाँ सर। यस सर। अब तो दो में आने वाला, ये बात तो श्योर हो गई। यहाँ से क्यों क्यों आने नहीं आने वाला इन चारों में? तो इन चारों के अंदर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो रहा है, तो जो फ्लक्स है जो कि ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस 90 जीरो, इसलिए। अब बाकी बचे हुए दोनों की बात कर लेते हैं जरा। देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इस एरिया की बात करोगे तो एरिया वेक्टर इधर है ना? और ये जो पॉइंट है, अच्छा मैं एक बताना भूल गया बात, ये एरिया था, ये दूरी भी। तो इस पूरे प्लेन के लिए देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मान लो मैं इसको नाम दे रहा हूँ 1, इसको नाम दे रहा हूँ 2। तो अगर मैं फाइव वन लिखूंगा तो फाइव वन कितना लिखूंगा कि भैया E1 जो भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू एरिया, और इंटू कॉस जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा जीरो, यस सर, है ना? मतलब E1 ये एग्जैक्टली। अब E1 की वैल्यू जरा देखो, क्योंकि ये हमने बोला कि ई जो है वो क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा रूट एक्स है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये देखो ये जो प्लेन है, हाँ बस। हाँ सर वही डाउट था, आपने वो डिस्टेंस नहीं दिया था ना, ओरिजिन से ए है कर, हाँ अच्छा वो मैं देना भूल गया। वो रह गया। हाँ तो अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से देखो, इस प्लेन का डिस्टेंस कितना है, ए प्लस ए 2a, 2 है। है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि भैया E1 इंटू, अच्छा E1 की वैल्यू डाल दो। E1 की क्या वैल्यू होगी यहाँ से? अल्फा रूट 2 है, अल्फा अल्फा रूट रूट 2 है ना? और इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया इसका, ए स्क्वायर। स्क्वायर। वैल्यू दे देंगे, अच्छा पॉजिटिव आ रहा है। बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या बेटा? बोलो यश, बोलो बेटा यश, यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। अब फाइव टू देखो, फाइव टू में क्या करोगे तुम, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। सेम खाली रूट ए हो जाएगा बस। हाँ नहीं, पर एक और दिक्कत है, उसमें निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है। तो उसके अंदर जब तुम एरिया वो लिखोगे तो ई ओके। टू ए कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। cos 180 यस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 माइनस हो जाएगा। अल्फा रूट है, क्योंकि ई टू की वैल्यू कितनी आ गई, इसका कोऑर्डिनेट कितना है इस प्लेन के लिए, ए कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट है, तो माइनस माइनस अल्फा अल्फा रूट है रूट ए स्क्वायर। और इंटू ए स्क्वायर। फिर सॉल्व करके अच्छा टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, सारा जोड़ दो, बाकी सबका ही जोड़ा पर बाकी सबका जीरो है, तो सब कुछ जोड़ा तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से। अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, और रूट ए भी कॉमन ले सकते हो, क्या हो जाएगा ए अंदर? स्क्वायर नहीं सर, ए 5/2 कॉमन ले लो। हाँ वही अच्छा हाँ इसलिए पूरा ही कॉमन, हाँ रूट टू माइनस वही वन बात है। ये आंसर आ गया। रूट टू -1 यस। देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर 5 1 में रूट 2 में कैसे आया? क्या बेटा? अच्छा रूट टू है कैसे आई, कह रहे हो बेटा? अच्छा हाँ। देखो ये प्लेन देखो तुम ध्यान से, ऐसा अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, और ये वाला प्लेन देखो, ये इधर तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये जो दूरी है ना इसकी यहाँ से, ये ऑलरेडी इसकी इससे कितनी थी, ए थी, और ए इसकी एज हो गई, तो ये दूरी टोटल 2a है। तो इस वाले प्लेन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 2a है, ये बात समझते हो बेटा? वो हमने 5 1 दूर वाली साइड पे खोला। 5 1 ये वाला है बेटा, 5 1 इसका फ्लक्स है ना, ओके। तो वही प्लेन को अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ।
तो उस प्लेन के यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस बार कांस्टेंट ही है, वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है जब वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 2 है ना एक्स कोऑर्डिनेट अपना। तो यही तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अल्फा रूट 2 हो गया भाई। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, समझ में आना चाहिए, एक्स की 2 डाल दिया फिर, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एरिया क्या होगा, एरिया तो एज का किसी भी सरफेस का क्या होता है, क्यूब की सरफेस का ए स्क्वायर हो गया। समझो बेटा। हाँ, और इस वाले ऐसे इस वाले केस देखोगे, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट ए था, तो ए डाल दिया अल्फा रूट। लिख लिया ही, लिख रहे हो ना, ये देखो कुछ भी हो ऐसा मत सोचना रिवीजन है तो लिखो नहीं, लिखोगे नहीं ना तो फिर कोई फायदा नहीं होता बेटा। लिख रहे सर। हाँ, तुम भी यस तुमने वैसे किया हुआ है, पर फिर भी किसी भी कॉपी में भले रफ कॉपी में या कुछ में भी लिखो, तो लिखने से क्या होता है, वो दिमाग चलता है, बैठे बैठे देखोगे रामायण की तरह, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है यश। हाँ सर, वैसे भी किया नहीं था पहले। अच्छा, तुम्हारा भी छूट गया था क्या? अब छूट गया था और फिर मतलब क्वेश्चन नहीं लिख पाई। लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, बता देना बेटा। हाँ सर, एक मिनट। एनसीईआरटी लेवल का तो पता है बहुत आसान है, बहुत आराम आराम से जल्दी भी हो जाएगा। तुम उसको सारे एग्जांपल्स, पीछे के एक्सरसाइज, और इसके अलावा जो मैं तुम्हें शीट दी थी वो इतना निपटा लो, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई एनसीईआरटी लेवल का तो सिंपल हो गया। रास्ता आज वापस नहीं आई, आस्था के चक्कर में बहुत लेट हुआ, वो ही नहीं आई बात फाइनली। कोई नहीं, कभी भी नहीं आया आज, कल तो कह रहा था आऊंगा सर। क्यों यश, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया कभी ना आज? और आपने बाद में बोला ना ऑप्शनल है इसलिए। अरे तो ये तो बोल ही रखा था, मैंने पहले ही बोल रखा था। अच्छा, पर उसको तो जरूरत है भाई ज्यादा, पर वो उसके लिए अब बोलना सर पड़ेगा। उठा नहीं होगा। ऑप्शनल है ना सर। अरे ऐसे तो ऑप्शनल है, आई एग्री। बस फिर समझ जाओ आगे वो, और क्या। हाँ ठीक है। हाँ सर, डन। हो गया तुम्हारा, हो गया बेटा, क्या नाम है? हाँ सर, ओके। चलो ठीक है। तो देखो अब हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, तो यहीं पे चलो एक छोटा सी बात और साइड में बता देता हूँ। इसी में से पूछ लेते हैं कि भैया टोटल चार्ज एनक्लोज इन द क्यूब, वो बताओ, क्या बताओ, क्यूब, कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। तो फिर उसके लिए क्या लॉजिक लगाते हैं हम, उसके लिए लॉजिक लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ अभी बताऊंगा, पर उससे पहले जरा इतना तुम्हें पता पर होगा सर नहीं। ये सिर्फ प्योर एनसीईआरटी लेवल है कि थोड़ा थोड़ा मतलब वो भी है? नहीं, प्योर एनसीईआरटी लेवल। एक्चुअली बात क्या है बेटा, देखो अपने को जल्दी कवर करना है ना, तो पहले अपन प्योर हाँ एनसीईआरटी ठीक लेवल है। ही कर लेते हैं।
फिर टेंशन मत लो, अभी जैसे ही अपने ये एग्जाम हो जाएंगे ना इस महीने के बाद, फिर अपने पास टाइम रहेगा, तब भी अपन बीच में से एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, कोई डाउट क्लास या ऐसी क्लास हमेशा रखते ही हैं अपन, कुछ भी उसमें अपन ये जो भी बची हुई जो उसको कंपटीशन लेवल तक भी कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ यस। तो देखो, क्योंकि अभी बेटर है, देखो टाइम भी कम है तो फोकस ज्यादा रहे तो अच्छा है, और एक बार कवर हो जाएगा तुम्हें भी लगेगा कि हाँ चलो एक चीज तो हो गई यूं। यस सर। यस। अब देखो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, होता कुछ नहीं इसमें है ना, एक कंडक्टर टॉपिक है जो काफी बड़ा है और काफी एक मानो कि नया एक चैप्टर ही छुपा हुआ है इसके अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जिसमें बोर्ड में और कंपटीशन में जमीन आसमान का अंतर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स, समझ रहे हो, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स तुम पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स में बोर्ड में और कंपटीशन में सिर्फ एक दो चीजें ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है, मतलब पढ़ाना सब कुछ सेम ही पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसी इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसकी तुम इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे कि तुमने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस। तो यस। मैथ्स में हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पढ़ लो एनसीईआरटी का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम कर लो कॉर्पोरेट कंपटीशन का, तो जमीन आसमान का अंतर है ना, वैसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किया है फील यस। तुमने ये अंतर कि पता नहीं चला? हाँ किया ही है ना सर। हाँ तो देखो, जो फ्लक्स होता है ना, टोटल फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड थ्योरम, वो अपना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, उससे पहले जरा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक एडिशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है बहुत बार कि भाई अपने को बोल लेते हैं कि व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यू, ये कैसा है अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यू, तो फिर क्या करते हैं अपन कि भाई टोटल फ्लक्स तुमने निकाल लिया, भाई टोटल फ्लक्स में निकाल चुका हूँ, ये ऊपर क्या लिखा, फ्लक्स इज इक्वल टू। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है ना परमिटिविटी यस ऑफ सर। द वैक्यूम। परमिटिविटी। हाँ, फिर आज मैं भी जगने में लेट हो गया, हो ही नहीं, चलो। मैं सोच रहा था कि देखो कौन बोलता है, इसने बोला ही नहीं, मैंने कहा अगर मैं नहीं बोलूँ तो मैं मिस कर दो है। मैं मैं तो 5:30 बजे से चालू है। हैं तो तुमने 7 बजे मैसेज क्यों नहीं किया, 7 बजे? वो वॉशरूम में था। अच्छा अच्छा, तो सो जल्दी उठ के पढ़ाई करते हो क्या? हाँ मतलब, हाँ अभी मेरा जल्दी उठने का चल रहा है। ना ना बहुत बढ़िया है, इसमें क्या याद करनी चाहिए, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री है ना, वो ये सुबह निपटाया करो। फिजिक्स फिजिक्स निपटाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स तो लॉजिकल होता है, सुबह सुबह वाला टाइम प्योरली केमिस्ट्री को दे दो, अच्छा आउटपुट आएगा, क्योंकि उसमें इतना सारा याद करने का। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज अगर अपने को निकालना है तो क्या करोगे, फ्लक्स तो निकाल लिया अपन ने, निकाला ना पिछले पिछले पार्ट में, फ्लक्स निकाल लिया यस। टोटल, पूरी कोई भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स अपन ने निकाल लिया। तो जब फ्लक्स निकाल लिया और इनटू एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज छिपा हुआ है। आया समझ में? ये छोटा सा कंसेप्ट है, पर एक यस सर। कंपटीशन के बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में मजेदार तरीके से यूज होता है, बच्चे इसको सोच नहीं पाते हैं। बाकी सिंपल सी चीज है कि तुम फ्लक्स निकाल लो तो चार्ज निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। आया समझ में? यस। यस। अब अपने इस पर आ जाते हैं, ये तो उस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सटेंशन था। अब गॉस लॉ का प्रूफ समझते हैं पहले। देखो एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी दिया है एक तरह से, तो हम भी करते हैं इसको। वैसे इसका प्रूफ नहीं आता ज्यादा जनरली, बट फिर भी कभी कभी ये गुजरात बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, सीबीएसई वाले तो नहीं पूछते, इतना मजेदार नहीं है इसलिए, पर गुजरात बोर्ड वाले पूछते थे। तो अब देखो क्या है इसका प्रूफ। इसमें क्या होता है देखो, कि क्यू यहाँ रखा हुआ है, अभी वाह बताओ, हमने बोला कि इससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जारी होंगी, हाँ या ना? यस। ठीक है, अब हमने कहा एक काम करते हैं, अच्छा गॉस लॉ का स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि द टोटल फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस is 1 by epsilon naught times the charge enclosed in it। क्योंकि बेसिकली इसका कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है इस लॉ का, ये मैथमेटिकली है बेसिकली, और उससे एक फायदा होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट भी वैसा मैथमेटिकल जैसा ही है ना। तो देखो, ये तो स्टेटमेंट हो गया, आप उसको प्रूव करते हैं।
तो ये अपना एक चार्ज है, ये यहाँ रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे गॉसियन सरफेस। हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दी है। दिस इज एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब तुमको सर आपने क्यों बनाई है? एक्चुअली क्या होगा, मुझे बहुत बार इंटरेस्ट होगा कि हाँ भाई इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, और बहुत बार कैलकुलेशन में हमको खुद फायदा होगा उसको मानने से। तो अल्टीमेटली गॉस, पता है तुम्हें, गॉस एक मैथमेटिशियन थे, इनका मैथ्स में तुमने वर्क देखा भी होगा। गॉस फिजिसिस्ट नहीं है, पर इनका फिजिक्स वर्क कैसा पता है, मैथमेटिशियन लोग इतने चालाक होते हैं कि वो लोग किसी और की रिसर्च में कुछ और एक सीक्वेंस, कुछ सिमिलरिटी, कुछ कुछ भी एक स्पेशल चीज ढूंढ के उसकी अलग थ्योरम दे देंगे और वो भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, काम आ जाएगी, तो फिर उसको भी रिकॉग्निशन मिल जाता है। जैसे कि गॉस थ्योरम क्या है, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बेसिकली, और उस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हेल्प से बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और कुछ नहीं है ये, इसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज जस्ट ए मीन्स टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो हाँ सर। तो यही बात है, तो इसीलिए हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली। इसका फायदा अभी देखेंगे अपन, जो इसका फायदा जो मैं बोल रहा हूँ क्या, इसका मतलब नॉर्मल ऐसे एक सरफेस लिए ना, कुछ स्पेशल नहीं है ना गॉसियन स्फेरिकल। सरफेस अभी? हाँ हाँ, कोई भी मतलब ले सकते हैं, पर अपने देखो होता क्या है कि जब हमें खुद ही मानना है तो अपन वो चीज मानेंगे जो अपने फायदे की हो। तो यहाँ पे मैंने कैसी सरफेस ली, स्फेरिकल ली। क्यों ली स्फेरिकल? क्योंकि मुझे पता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो दैट इज व्हाई आई हैव अज्यूम्ड द सरफेस टू बी ए स्फीयर। तो इस केस में मैंने कैसा लिया है, एक स्फीयर लिया है, 3D में है सब। अब जरा समझते हैं। अब मैंने कहा कि ठीक है भैया, इसका वो निकाल लेते हैं। हाँ, तो स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स है वो क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और वो बराबर कितना आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट बोल दो, क्यू एनक्लोज बोल दो, जो क्या बोल था, एक बार रिपीट करना। जो टोटल फ्लक्स है, ये स्टेटमेंट अपन लिखते हैं गॉस लॉ का कि ई डॉट डी एस, एस फॉर एरिया वेक्टर है, ठीक है, या ए लिख दो या एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ई और एरिया वेक्टर का डॉट ये वही है क्या जो बेटा? नॉर्मल हम लिख रहे हैं पहले, हाँ जो वही नॉर्मल पहले से लिख रहे हैं वही है। वही है, बिल्कुल वही है, बस लिखने का तरीका नोटिस करो। इसमें खास बात यह है कि फ्लक्स तो तुम निकालोगे, पर एक दो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे। इस सर्कल ये डिनोट करता है कि क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्या डिनोट करता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन होगा कि भाई पूरी सरफेस का टोटल अपने को निकालना है, तो उसमें क्लोज इंटीग्रेशन होगा, तब जाके अपने ये टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भैया। अब यहाँ देखो, इसमें अगर तुम देखोगे, जब मैं इसका ये निकालने वाला था फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा एक काम करते हैं, क्या ना, यहां से एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी एक एरिया वेक्टर ले लिया है, छोटा ds, किसी भी सरफेस पे, मतलब यहाँ सरफेस है ये, तो छोटा सा क्या एलिमेंट ले लिया, तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ds ऐसा हो जाएगा। और उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ऐसी आ रही है। तो तुम देख रहे हो कि जो मैं d5 लिख रहा हूँ फॉर एनी एलिमेंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस जो हमने मानी है, उस पर अगर मैं देख रहा हूँ, तो d5 जो लिख रहा हूँ ना, वो d5 कितना आ रहा है मेरा, वो आ रहा है ई डॉट डी एस आ रहा है, और एंगल देख रहा हूँ दोनों में, तो आ रहा है ई डी एस कॉस 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, ई डी एस कॉस 0 आ रहा है। फाइनली मुझे यहाँ से क्या पता चला कि जब मैं, ये हो गया सिंपल, ई डी एस हो गया ये। ओके, अरे ये क्या नाम है, यश, एक बार बगल से साइड से गगन को कॉल तो कर दो, करता हूँ। है ना? तो देखो यहाँ से क्या आ गया, d5 बराबर ई डी एस आ गया। अब फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पूरे का टोटल का चाहिए। तो टोटल का फ्लक्स जब तुम देखोगे, तो वो बेसिकली क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d5, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब वो निकालने की कोशिश करते हैं जरा। अब मान लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पे, ये दूरी कितनी है, r दूरी है। तो तुम जानते हो बाई कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, वो कितना होता है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये बात जानते हैं ना अपन?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो उसको डाल दो इसके अंदर। जब डाला, मेरे को क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो वो कितना आ गया, ई, ये हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनटू, अब जो पता है, नोटिस करो, एक बात बताओ, मैंने इसको इंटीग्रेशन में लिया है, क्लोज इंटीग्रेशन करना है मुझे, टोटल पूरी क्लोज सरफेस का है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? क्यू वेरिएबल है क्या? क्यू वेरिएबल, यस। इस क्वेश्चन के लिए नहीं है ना बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं, क्यू तो एक नहीं, बार क्वेश्चन फिक्स कर दिया कि हाँ भाई चार्ज फिक्स है, तो वो तो चार्ज चार्ज, फिक्स। भाई देखो वेरिएबल कैसे चेक करते हैं अपन, कि जैसे एलिमेंट है, तुम एलिमेंट में अलग अलग, ये एलिमेंट यहाँ लिया है, तुमने एलिमेंट यहाँ लिया होता तो क्यू अलग होता क्या? ऐसे चेक किया करो सेम रहता है। फॉर ए गिवन सिचुएशन, क्योंकि तुम क्यू इंटीग्रेट पूरा आर, घुमाओगे उसको, है ना। यस सर। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट का निकाल निकाल के सम कर दो, है ना, तो वही इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे अभी बात बताऊं, अब क्या हो जाएगा, हाँ तो मतलब क्यू वेरिएबल नहीं है, ये आर वेरिएबल है क्या, स्मॉल आर यस, वेरिएबल है? नहीं, आर भी नहीं है। आर नहीं है, तुम बताओ भैया। मतलब जो सरफेस लिया है उस पे कहीं भी रखो तो नहीं होगा आर, बट अगर वो सरफेस चेंज करो रेडियस तो हाँ हो सकता ठीक है, हाँ गविन कहाँ हो भाई? नहीं सर, कॉल कर रहा था, फोन से कनेक्ट कर। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा हाँ, वो मैं गविन से ही बात कर रहा था, हाँ। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, तुमने तुमने बात की, क्या बोला? तो मतलब वो टेस्ट पेपर सॉल्व करके सो गया था, तो अभी तक सो रहा है। अब वही है ना, जब ये एग्जाम में नंबर कमाएंगे तब पता चलेगा, जरूरत है, समझते हैं नहीं बच्चे, जरूरत है ना उसको भी। चलो खैर, सर ये आर आपने क्यू से रेडियस निकाला है फिर? अब बेटा ये जो आर है ना, यहाँ से डिस्टेंस है, तो मैं क्या बात कर रहा था, ठीक। तुमने, हाँ बताओ, तुमने क्या बोला यश, कि आर वेरिएबल है कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट ही होगा अगर सरफेस प्लेन ही हो तो। हाँ, क्योंकि सरफेस फिक्स कर ले लिया अपन ने, तो एलिमेंट को जब मैं घुमाऊंगा तो आर कांस्टेंट कांस्टेंट। रहेगा। देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन ऐसे करता इस तरह से, कि भाई ये तुम हमेशा ऐसे देखा करो, इंटीग्रेशन ये करते तो हो सब बाहर एलिमेंट आ को जाएगा घुमाता ना। है। क्या बेटा? सॉरी कन्मय, सर क्या बोला? कुछ नहीं, कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। तो अभी देखो, मैं अभी अगले चैप्टर के पहला डेरिवेशन एक करूंगा, उसमें ही आर वेरिएबल होगा, क्यों? क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन में ऐसे करूंगा। तो हमेशा कैसे चेक करना है कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कि भाई तुम जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो सरफेस से देखो कि वेरिएबल को जब घुमा रहे हो तुम, तो फिर वो एलिमेंट को घुमा रहे हो, सॉरी, तो वो चीज बदल रही है या नहीं बदल रही। जैसे मैंने एलिमेंट को ऐसे घुमाया, तो मुझे पता है कि ऐसे घुमाऊंगा तो आर बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने बोला कि भाई आर कांस्टेंट है। अब यहाँ से ये सब बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, फाइव बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डीएस का इंटीग्रेशन। तो बहुत सिंपल है, पूरे एरिया का सम कर दो। पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर काट दो, तो यहाँ से कितना आ गया, फाइव बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया, लिख लो। मतलब सर इसमें इंटीग्रेशन का तो मतलब ही नहीं था ना, ये सब कांस्टेंट बाहर ही आना है। हाँ तो वो तो फिर भी दिखाना तो पड़ेगा ना बेटा, अपने को ये हाँ तो बताना वो वाला पड़ेगा। पॉइंट। हाँ। ये ऐसे बोलो कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, ऐसा नहीं बोलो कि इंटीग्रेशन मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाना नहीं यस। पड़ा, पर इंटीग्रेशन तो किया है बेसिकली अपन ने यहाँ पे, पर वो डायरेक्ट आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब वो जोड़ना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, कभी कभी इतना आसान है जैसा कि तुम देख रहे हो, तो सिंपल सी बात। यस, तुमने न्यूमेरिकल्स कितने कर लिए, कहाँ क्या स्टेटस है तुम्हारा फिजिक्स में? इसी के करे थे, एनसीईआरटी और वो, एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी की थी। जो एक्सरसाइज जो मैंने दी है वो करी, नहीं डिफिकल्ट वो क्या? बात नहीं, वो करूंगा। करोगे? क्या सर? डिफिकल्ट पड़ रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या?
नहीं सर, अभी मतलब मैं नोट्स बनाने पे ठीक है। तुमने जो तन्मय करी है ईएमआई की और उसकी, तो जो मैं शीट दे रहा हूँ वो तुम्हें डिफिकल्ट यस पड़ रही सर। है? नहीं मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं तो उतने तो होंगे ही ऑफ कोर्स। ठीक है। मतलब सब थोड़ी एकदम फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ वो तो फिर है ही। नहीं तो डिफिकल्ट पढ़ना जैसे ये होता है कि भाई 10 में से 7 में डाउट आ जाए, तो फिर ऐसा लगता है कि यार या तो हमने सही से पढ़ा नहीं, या तो शीट डिफिकल्ट है कि नहीं? तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। हाँ फिर ठीक है। क्योंकि असली में हम कितनी अच्छी थ्योरी पढ़ लें, सारा जजमेंट होता है क्वेश्चन से। लेवल चाहे जो भी ले लो, जेई ले लो, मेंस ले लो, एडवांस ले लो, नीट ले लो, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हैं और उसमें हम कितना कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो उससे समझ में आता है कि हाँ भी हमको कितना क्लियर हुआ है। और फिर उसमें जो स्टार्टिंग में जो जनरली क्या होता है, रूल ऐसा है कि भाई 10 में से 5 से ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए, 5 भी मतलब बाउंड्री है। और तो बाकी बची हुई 5 की जो कमी है, थ्योरी का कोई पॉइंट है तो उससे अदरवाइज ज्यादा प्रैक्टिस करके धीरे धीरे हम उसको कवर करते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम 10 में से 9 कर लेंगे। 10 में से 10 तो कभी नहीं आता है, पर 10 में से 9 भी कर लो तो दैट इज कि हाँ भी ऑप्टिमम लेवल आ गया है। हाँ ठीक है। ले लो तो बता देना बेटा। कि ऐसे ही चीज पूछनी थी। बोलो। ये जो जैसे जो कंपटीशन होता है हम्म। उसमें जैसे केमिस्ट्री का जो पेपर आता है उसमें कुछ भी थियरी रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एडवांस। मतलब जिसको सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट थियरी रिलेटेड। कितने सारे आते हैं, क्या बात कर रहे हो? बहुत आते इतने सारे कैसे? मतलब 20 ही तो क्वेश्चन आते हैं अब जैसे हैं। अब इस देखो साल में। मैं अब एग्जैक्ट अभी का ट्रेंड तो देखो, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं इसलिए मैंने देखा नहीं, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि फिजिक्स तक में भी 25 में से एक दो मिल जाते हैं जो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड होते हैं। थ्योरी बेस्ड मतलब जब कंसेप्ट। सीधा आंसर कोई सॉल्व करने का नहीं, हाँ खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल, एक दो तो मिल जाते हैं फिजिक्स में बताऊं तो। और केमिस्ट्री में जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसे देखा नहीं, कम से कम 4-5 तो होंगे। तो तुम एक काम करो ना, पेपर देख लो, कोई भी एक पेपर उठा के देख लो। हाँ वो आइडिया अच्छा। हम्म। Yes. और तुम्हारे पास नहीं हो तो बोलना मुझे, मैं तुम्हें भेज दूंगा, कंपेयर कर लो अपने आप ही। तो उसमें पता है क्या होता Yes, है, sir. उसमें जनरली वो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन होते हैं। जनरली इनऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन होंगे कोई। ठीक हाँ है, मतलब वो inorganic इनडायरेक्टली सॉल्व ही करने पड़ते हैं ना इनऑर्गेनिक। ना इनऑर्गेनिक कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? उसमें भाई ये क्या है और वो। इनऑर्गेनिक ओ ओके हाँ इनऑर्गेनिक, मैं फिजिकल सॉल्व ऑर्गेनिक करना समझ पड़ता है ना यार, फिजिकल और ऑर्गेनिक सॉल्व फिजिकल करना पड़ता सॉल्व हाँ। यस सर यस। है। तो अब इनऑर्गेनिक पूछेंगे तो उसमें बहुत सारे तो ऐसे ही टिक टिक होते हैं। ओके सर। हम्म, देखिए सर। देख लिया। चलो ठीक है, आगे सर बढ़े। एक बार बाकी है अब सर। बाकी है, लिख लो बाकी है बाकी लिख सर। लो लिख लो। पूरा लिखना है ना प्रूफ और वो सब? पूरा पूरा लिखना है। हाँ वही लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा जरूरत पता है अपनी क्लास में आस्था और गविंग को है, और वो ही नहीं आए। आज तो भी मैंने कॉल के उठाने दी। तुमने कहावत वो सुनी है कि गरीब गरीब इसलिए नहीं है कि वो गरीब है, गरीब गरीब इसलिए कि वो गरीब रहना ही चाहता है। मतलब यहाँ पे गरीब पैसे के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से। ऐसे ही ऐसे सुना होगा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना गुनाह है। सुना है? सर नहीं सुना? अभी सुनना है सुनना है सर। हाँ, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गरीब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात